हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में फिर हम ईवीएस का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो वो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो फ्रेंड्स नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन बीच में क्लिक कर लें, जो बगल में घंटी जैसी बनी होगी, जिससे आपको जैसे ही वीडियो आए आपको सूचना मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड, लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी तारे को भी कहा जाता है ध्रुव तारा, वेगा, पोलारिस या रिगेल। तो उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी तारों को हम बचपन से ध्रुव तारा के नाम से जानते आए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उत्तरी तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है। पृथ्वी की धुरी की दिशा कौन सी? उत्तर, नॉर्थ, जिसे ध्रुव तारा के रूप में जाना जाता है और यह स्थानांतरित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का वानस्पतिक भाग है? जड़, तना, पत्तियां या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों भाग हैं फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन आपके सब एनसीईआरटी के प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, और पिछले एग्जाम में कुछ पूछे गए हैं। कुछ इजी भी रहते हैं, कुछ थोड़ा सा मॉडरेट टाइप से रहते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो जड़ें जो हैं उनका समूह आपको चिन्हित करना है, कौन सा है? ए चुकंदर, आलू और अदरक, गाजर, हल्दी या अदरक, सी शकरकंदी, मूली, हल्दी, या डी गाजर, चुकंदर और मूली। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन चुकंदर तो फ्रेंड जड़ है, लेकिन आलू और अदरक क्या है? जड़ नहीं है। ये क्या है? प्रकंद रूप में, उसको तना कहा जाता है। आलू को तो क्या है? तने का रूपांतरण होता है आलू। ठीक है फ्रेंड्स। गाजर जड़ है, हल्दी जड़ है, लेकिन अदरक नहीं है। अदरक भी क्या होती? जड़ नहीं होती। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। शकरकंदी, मूली, हल्दी, हल्दी भी है आपका और मूली भी है जड़, लेकिन शकरकंदी क्या है? प्रकंद है। तो इसके कारण ये नहीं होगा ऑप्शन। तो लास्ट में ऑप्शन बचता है हमारा डी, गाजर, चुकंदर और मूली। ये तीनों क्या हैं? जड़ होती हैं। चुकंदर क्या होते हैं? गोल रूप पे आलू जैसी गोल गोल रहती है, लेकिन वो क्या होती है? जड़ ही होती है, फूला हुआ रूप होता है। अब देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा बताया भी गया है कि किस तरह की जड़ होती हैं। कुछ पौधे में संशोधित जड़ें होती हैं, जैसे कि गाजर, चुकंदर और मूली हैं। इन जड़ों को खास सामग्री को संग्रहित करने के लिए संशोधित किया गया जाता है, और ये जड़ें समानता फूली हुई होती हैं और इनका अलग अलग आकार की होती हैं। कुछ धुरी की जैसी होती हैं, कुछ लट्टू की तरह होती हैं, कुछ शंकु आकार में, जैसे मूली हो गई आपकी, सॉरी मूली तो नहीं, वो शंकु आकार रहती है, और आपकी जो गाजर होती है वो शंकु आकार होती है। तो ये कैसी होती हैं? तो ये इनकी अलग अलग आकार में आपको मिलती हैं, जो जड़ों के रूप में होती हैं। आलू को आप ध्यान रखिएगा, आलू हो गई आपकी, आपका शकरकंदी हो गई, ये जड़ें नहीं होती हैं, भले ये ज़मीन के अंदर रहती। मूंगफली हो गई, तो मूंगफली भी जड़ नहीं होती है ना फ्रेंड्स। इस चीज़ों को ध्यान रखिए, मिट्टी के अंदर होती है लेकिन जड़ का रूप नहीं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? नई दिल्ली, तो नई दिल्ली तो जिला है ही नहीं, तो सीधे ही कट हो जाएगा। बुलंदशहर, कन्नौज, आगरा। तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज नगरी, इत्र नगरी के नाम से इसे हम जानते हैं, कन्नौज को। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, कन्नौज। इत्र फूलों का एक शुद्ध अर्क होता है, जिसमें एक आकर्षक सी गंध हुआ करती है। उत्तर प्रदेश में ये आपका इत्र के नाम से फेमस, इत्र नगरी ही कहते हैं कन्नौज को। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जो आपका एनसीईआरटी से ही है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? आबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में।
तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आबू धाबी में। तो ये आबू धाबी है कहाँ? तो ये आबू धाबी जो राजधानी है वो यूएई के है, यूनाइटेड अरब अमीरात की। वहाँ पे आपके रेत के टीले दिखते हैं, वहाँ के रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में आपको क्या देखने को मिलते हैं? आपको रेत के टीले मिलते हैं। रेत के टीले आबू धाबी में पाए जाते हैं क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। रेत के टीले रेत की ऐसी पहाड़ियां हैं जो हवाओं द्वारा बनाई जाती हैं। जब ये हवाएं रेगिस्तान में उड़ती हैं, जैसे जैसे रेत जमा होती जाती है, उड़ती है और क्या एक जगह पर रेत जो होती है आपकी वो जमा होती जाती है। प्रत्येक टीले में एक घुमावदार पक्ष होता है जिस ओर हवा बह रही होती है तथा सामग्री को ऊपर की ओर ढकेल रही होता है। वो क्या है, जिस तरह की हवा जाएगी उसी तरह से क्या होगा, रेत ऊपर की ओर ढकेलता चला जाता है। और इसका एक पक्ष फिसलन वाला होता है जिस ओर हवा नहीं बह रही होती है, तथा ये जो हवा की तरफ चिकना जैसा रहता है कि जहाँ से हवा चलती है वहाँ से क्या हो, रेत उड़ती जाती है। और ये एक जगह ही नहीं मिलते हैं, ये पता चले कि आज रेत का टीला यहाँ है, कल इधर से गायब होकर थोड़ी और खिसक गया। तो ये हवा के अकॉर्डिंग क्या है, उड़ते एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं, क्योंकि रेत है हवा में उड़ती रहती है तो दूसरी जगह बन जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पर रेगिस्तान होता है वहीं पे वहाँ रेगिस्तान की मुख्य विशेषता में से आता है रेत का टीला। और सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ का है? सहारा डेजर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि कार्य है जिसमें पेड़ों को काटकर और क्षेत्र को जलाकर छोटे क्षेत्र को साफ किया जाता है? स्थायी कृषि का, निर्वाही कृषि का, परिलेखा या समोच्च कृषि का, डी स्थानांतरण कृषि का। तो कौन से एक कृषि का कार्य है जो आप स्थानांतरण कृषि जो होती है आपके फ्रेंड, जो डी ऑप्शन दिया गया स्थानांतरण कृषि, उसमें क्या होता है, आप कुछ समय जो खेती करने के लिए कुछ जगह को साफ कर लेते हैं और उसमें उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और उसको साफ करके एक जगह, मतलब पहले एक जगह पर खेती करते हैं, जैसे साफ सुफ के जंगली जैसे होते हैं उसको झाड़ियाँ साफ करके आप उसको वहाँ पर सफाई करके वहाँ खेती करते हैं। और जैसे वो उपयोगिता उसकी उपजाऊ भूमि उसकी ख़त्म हो जाती है, उधर से स्थानांतरित होकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी एक जगह पर बहुत समय तक खेती नहीं करने वाली जहाँ पर मिट्टी होती है इस तरह की, उसमें बहुत कम उर्वरकता होती है, और जो एक दो बार या तीन बार खेती करने के बाद में फसल लेने के बाद में उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है, तो वहाँ से हटा के दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। और ऐसी जो आपकी जो होती हैं आपकी खेतियाँ वो ज़्यादातर पहाड़ी एरिया वगैरह में होती हैं, आपको देखने को मिलती हैं। वही इसमें बताया कि इस प्रकार की कृषि में पेड़ों को काटकर वन का एक छोटा क्षेत्र साफ किया जाता है और क्षेत्र जलाया जाता है। इस भूमि का उपयोग कुछ वर्षों तक फसलों को उगाने में किया जाता है। जब मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है तो इस क्षेत्र का उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता और उसे छोड़ दिया जाता है। यानी स्थानांतरित, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। कुछ समय तक किया, जैसे उसकी मिट्टी को उर्वरकता है आपकी वो कम हो गई, उपजाऊ कम हुई, तो वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह कर दिया जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक जानवर जो अपने भोजन के लिए अन्य जानवरों का शिकार करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? शिकार के रूप में, उत्पादक के रूप में, भक्षक के रूप में, या शिकारी के रूप में? तो शिकार क्या होता है, तो जो खुद ही शिकार हो रहा होता है तो उसे शिकार बोलते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं जो खुद से उत्पादक हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे ये उत्पादक होते हैं आपके। भक्षक, ये भक्षक शब्द आपका जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जानवर जो अपने भोजन के लिए अन्य जानवरों को मारते नहीं, दूसरे का भक्षण करते हैं, दूसरे पर डिपेंड, दूसरे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? भक्षक कहलाते हैं फ्रेंड्स। ये सभी शब्द जो दिए गए थे शब्द जानवरों के हैं जो भोजन के लिए दूसरे जानवरों को शिकार करते हैं। भक्षक क्या होते हैं? भक्षक जानवर कहते हैं, यानी जो ऐसे जानवर, यहाँ से समझिएगा फ्रेंड्स,
जो भोजन के लिए दूसरे जानवरों को शिकार कहते हैं उन्हें भक्षक जानवर कहते हैं, जिसे प्रेडेटर बोलते हैं। इस शब्द की भक्षक शब्द की शुरुआत थोड़ा सा देख लीजिए कि पहले इस शब्द की शुरुआत उन दिनों में कीड़ों के लिए की गई थी जो दूसरे कीड़ों को शिकार करते थे। यानी पहले जब इसकी शुरुआत जो भक्षक शब्द था ये पहले कीड़ों के लिए किया जाता था, जो एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खा जाता था। लेकिन समय के साथ इसका प्रयोग पशु वर्ग के लिए भी किया जाने लगा है। तो अब आज के समय में भक्षक हम जानवरों को भी कहते हैं, जैसे आपका शेर वगैरह हो गया, ये हिरण को मार के खाता है यानी दूसरे जानवर को मार के खाते हैं आपके। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में लोक चित्रकला का पारंपरिक रूप है पेटकर चित्रकारी, पटचित्रकारी, थंगटा चित्रकारी, डी इनमें से कोई नहीं। चित्रकला से रिलेटेड फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि चित्रकला से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इस चीज़ की दी गई चित्रकला काफ़ी दी गई हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ईवीएस से में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस तरह का। अभी हमने पिछले वीडियो में हम देखा था कलमकारी चित्रकारी, जो कहाँ से है आपकी आंध्र प्रदेश से रिलेट करती है। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें आपका इसमें इंक्लूड भी कर रखा है कि आप सारे एक साथ देख लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पट चित्रकारी। और यहाँ पे याद रखिएगा पट चित्रकारी यहीं नहीं, पश्चिम बंगाल में ही, उड़ीसा में भी इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको जो चित्रकारी और पारंपरिक चित्रकारी के रूप में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका अगर उड़ीसा भी आंसर होता ना फ्रेंड, अगर ऑप्शन में उड़ीसा आ जाए तो उड़ीसा भी सही होगा और आपका पश्चिम बंगाल भी सही होता है। अगर उड़ीसा सही होगा तो पश्चिम बंगाल में आपका थोड़ा सा आंसर क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा वरीयता देते हैं उड़ीसा वाले को। ठीक है फ्रेंड्स, तो पश्चिम बंगाल के पटचित्र लोक चित्र कला का पारंपरिक रूप है। पेटकर चित्रकारी झारखंड में पाई जाती है। अभी देखो मैंने सब इकट्ठा किए हैं आपको ताकि आप सारे एक साथ पढ़ सको। फ्रेंड देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम की दे रहा हूँ। चित्रकला एवं उनसे संबंधित राज्य दिख रहा होगा, हो सकता है, लाइए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको करवा देता हूँ। पटचित्र का देखो उड़ीसा, और कहाँ पे आप पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल भी, अब याद रखिएगा बंगाल में भी है। एक सेकंड फ्रेंड्स, काली घाट चित्रकारी ये पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। पटचित्र भी उड़ीसा में भी है, और कहाँ पे संबंधित उससे राज्य आपका पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र भी आता है, इसलिए उस पटचित्र का कला में आपका पश्चिम बंगाल भी राइट आंसर होता है। वारली ये महाराष्ट्र में होता है। कहाँ का फेमस चित्रकला है ये, महाराष्ट्र की। रंगवाली कर्नाटक की फेमस चित्रकला है। पिथौरा गुजरात की। थांका हिंदू धर्म से रिलेटेड है, पूछा गया है। चिनकारी लखनऊ से संबंधित है। कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। मुंगलू कई बार पूछा गया, मुंगलू चित्रकला कहाँ से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश से है। कलमकारी भी और मुंगलू ये दोनों कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। आपका अरिपन और मधुबनी, जो आपका अरिपन चित्रकला है और मधुबनी चित्रकला है, ये भी दोनों कहाँ से, बिहार से रिलेट करती हैं। अल्पना जो चित्रकला है ये भी पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से देखो 3 हो गई। आपने 2 पढ़ा, काला एक कौन सा था आपका, काली घाट और आपका पट चित्रकला। काली घाट और पट चित्रकला ये दोनों कहाँ से हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ये। काली घाट आपने पढ़ा और पट चित्रकला ये पश्चिम बंगाल से। और आपने कौन से देखा, अल्पना, ये भी कहाँ से है आपका, पश्चिम बंगाल से। अथिया ये कहाँ से रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है। रंगोली कहाँ की फेमस है, कहाँ का फेमस चित्रकला है, ये आपकी महाराष्ट्र की है। आरोफ याद रखिएगा, आरोफ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की चित्रकला है ये फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स, एक सेकेंड डिस्टर्ब कर रहा है। कलमा जट्टू कहाँ की फेमस है, कलमा जट्टू आपकी केरल। एपन अगर पूछे, एपन कहाँ से, कहाँ की फेमस चित्रकला है, तो उत्तराखंड की है। चौक पूजा
अब चौक पूर्णा भी कहते हैं इसे। तो ये कहाँ की फेमस है? उत्तर प्रदेश की चित्रकला है आपकी। ये चौक कहाँ पूरा जाता है? उत्तर प्रदेश में। मारडला कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। फड़ भी कहाँ की है? राजस्थान की। लघु कहाँ की है? आपकी राजस्थान की। अगर मारडला पूछे, मांडला, या आपका फड़ पूछे, या लघु चित्रकारी पूछे, ये कहाँ से संबंधित है? तीनों राजस्थान से रिलेटेड है फ्रेंड्स। और भी हैं फ्रेंड्स, एक बार इनको देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। गोंड मध्य प्रदेश से संबंधित है। बाघ चित्रकारी अगर पूछा जाए तो कहाँ होती है? ये मध्य प्रदेश में होती है। कोल्लम करके जो चित्रकारी है वो तमिलनाडु में। तंजौर, ये भी तमिलनाडु में चित्रकला है। चेरियल, जो चेरियल नाम से चित्रकला है, कहाँ के संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। फुलवारी, फुलवारी कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। और लास्ट में जो है आपका पेटकर, वो कहाँ से संबंधित है? झारखंड की चित्रकला है, याद रखिएगा। तो इस तरह की आपकी 28 हमने इस दर पे देख ली। एक क्वेश्चन में हमने कितने 28 हमने चित्रकला को हमने देख लिया। तो फ्रेंड आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपका PDF टेलीग्राम लिंक में मिल जाता है, तो आप वहाँ से जाके इसी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जैसे, तो वहाँ क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से जाके आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको PDF सारे PDF वहाँ पे मिल जाते हैं क्लास के। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रत्येक बाघ का अपना क्षेत्र होता है और वे अपने क्षेत्र को किस प्रकार चिन्हित करता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरह की चर्चा की गई है आपके NCERT में, इसलिए आता है इस तरह का क्वेश्चन। लार द्वारा, पैरों द्वारा, या मूत्र द्वारा, या गोबर द्वारा अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है। बाघ की बात की गई फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C आपका, मूत्र द्वारा। मूत्र द्वारा वो अपने क्षेत्र को डिसाइड कर लेता है। देखो इसको समझेंगे कैसे। बाघ का अपना क्षेत्र होता है और वे अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित कर सकते हैं। वे झाड़ियों, पेड़ों के विपरीत रहते हैं और अन्न को अपनी सीमा होने की चेतावनी देने हेतु, अपनी गंध छोड़ने हेतु वहाँ पर पेशाब करते हैं। यानी वहाँ पर जहाँ जिस क्षेत्र में होंगे तो वहाँ पर पेशाब कर देते हैं, जिससे वो गंध सूख के कोई आगे दूसरा टाइगर आपका आता है, बाघ आता है, तो सूंघ के जान जाता है कि यहाँ पे कोई रह रहा है, कोई पहले से इसका क्षेत्र है ये, तो वो वहाँ से रिटर्न हो जाता है, उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन फ्रेंड। आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो पाया है। कल का वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा EVS का, तो उसका थोड़ा सा नहीं बना पाया। कल का बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे मैं क्वेश्चन उसके लिए छाट रहा हूँ, ताकि वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सके। तो अब जो फ्रेंड नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगी उसको क्लिक कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि आपके क्लास सीटेट के लिए कुछ अच्छा मैटर आपको मिल सके, जहाँ से जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जा सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।